बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। सॉरी, लगातार डिस्टरबेंस है मेरे इलाके में और मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी शायद कम्युनिकेशन ठीक रहे। आज हम लोग जो फेसबुक लाइव में बातचीत के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसमें हमारा जो मकसद है वो ये है कि जो हमने विषय चुना है बातचीत के लिए वो ये है अराजकता, पॉपुलिज्म और नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी और उनके चरित्र पर बात करते समय बीजेपी और उसकी राजनीतिक लाक्षणिकताओं और विशेषताओं पर बात करते समय यह चीज बार बार महसूस की गई है कि साधारण लोगों के बीच में जब हम लोग जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो अनेक बार हम लोग अपने को असहाय महसूस करते हैं कि हम साधारण आदमी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर जो सामान्य शिक्षित लोग हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा अभी भी बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के प्रभाव में है। अभी इस समय हमारे सामने 3 बड़े चैलेंज हैं और खासतौर पर जो बिहार के साथी हैं उनके सामने तो और भी बड़ा चैलेंज है। मतलब ये 3 के अलावा वो 3 चैलेंज कौन से हैं? वो 3 चैलेंज हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो कोरोना और उसका संक्रमण है, उस महामारी का जो असर है नीचे जनता के जीवन पर, स्वास्थ्य पे, पहला चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज है कि ये जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एक सिरे से बर्बाद कर दी गई है। तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, हजारों उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एकदम ठप हो गई है। भयानक गरीबी और भूखमरी तेजी से बढ़ रही है। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और तीसरा बड़ा चैलेंज है कि मीडिया का बहुत हैवी प्रोपेगेंडा हम सबके बीच में है और ये प्रोपेगेंडा हमें किसी भी विषय पर टिककर बात करने नहीं देता, किसी भी विषय पर टिककर सोचने नहीं देता। और चौथा और बिहार के लिहाज से पहला जो राजनीतिक चैलेंज है वो आने वाले विधानसभा के चुनाव। आने वाले विधानसभा के चुनाव को किसी भी तरह कम करके नहीं देखा जाना चाहिए। हम सबकी कोशिश होनी चाहिए, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग संगठनों से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग गांव, खेत, खलिहान, तमाम किस्म के जन संगठनों से जुड़े हुए हैं, गांव में लोगों के बीच में काम करते हैं। उन सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बीजेपी का जो ये नया चरित्र है, उस नए चरित्र के नए पाठ को घर घर पहुंचाएं। ये वह समय नहीं है कि हम इस खामख्याली में रहें। हम बुद्धिजीवी लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, और हमारे जो यार दोस्त होते हैं, मिलने वाले होते हैं, जिनसे हम लोग बातें करते हैं फेसबुक पर, जिनके हम लिखते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, उनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो हमारे विचारों से कन्विंस हैं, यानी समान विचार धर्मा लोग हैं। तो उनके विचार पढ़ते समय आपको यह महसूस होगा कि मोदी कमजोर हो रहा है और मोदी विरोधी लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। कोरोना के महासंकट के दौरान नरेंद्र मोदी और ज्यादा ताकतवर बना है और लोकतंत्र और ज्यादा क्षत विक्षत हुआ है।
यह भ्रम नहीं होना चाहिए। आज से 4 महीना पहले न्यायपालिका जो सुन रही थी और आज जो व्यवहार कर रही है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। लॉकडाउन के पहले आप सारे देश में नए नागरिकता कानून के खिलाफ में सारे देश में आंदोलन कर रही थी जनता, लाखों लोग निकले उसमें। और आज स्थिति यह है कि इस 4 महीने में सबसे बड़ा परिवर्तन यह घटा है कि कोरोना महामारी के कारण पूरा का पूरा सिस्टम एकदम नीचे तक तोड़ दिया गया है। और मैं इस शब्द का प्रयोग जानबूझ के कर रहा हूं, तोड़ दिया गया है, वह टूटा नहीं है, जानबूझ के तोड़ा गया है। नरेंद्र मोदी जो बार बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं ना कि ये जो आपदा है इसे नई संभावनाओं में बदलना होगा। नई संभावनाओं की जब नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो उनके दिमाग में यह होता है कि कैसे लोकतंत्र की जो बची खुची जो मान्यताएं हैं, नीतियां हैं, नियम हैं, तरीके हैं, उनको कैसे ध्वस्त किया जाए। और मुझसे पूछा तो वो इस काम में अभी तक सफल रहे हैं। आप सोचिए इस बात पर, लाखों लोग अपने घरों को लौटे, एकदम तबाही में लौटे। कई करोड़ लोग हैं वो जो घरों को लौटे। साउथ में लोग अपने घरों को लौटे, नॉर्थ में लोग अपने घरों को लौटे। जो शहरों में काम करने के लिए जा चुके थे वो अपने घरों को लौट कर आए और बहुत ही विपत्ति में लौट कर आए हैं, बेहद तकलीफ में लौट कर आए हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी की पूरी मीडिया टीम ने बड़े कौशल के साथ करोड़ों लोगों के दुख, दर्द और त्रासदी को आपके जेहन में प्रवेश नहीं करने दिया है। इसे कम मत समझिए आप। कायदे से गुस्सा होना चाहिए। बिहार में, दिल्ली में, कलकत्ते में, बंबई में लोगों के अंदर गुस्सा होना चाहिए, लेकिन गुस्सा नहीं है। लोग अभी जान बचाने में लगे हुए हैं। किसी तरह ट्रेन मिल जाए, किसी तरह बस मिल जाए, किसी तरह ट्रक मिल जाए, जो भी सवारी मिल जाए, किसी तरह घर की तरफ भागो। यानी केंद्र सरकार ने बड़े सुनियोजित ढंग से कोरोना को संप्रसारित होने दिया। और जब मैं कह रहा हूं कोरोना को सुनियोजित ढंग से संप्रसारित होने दिया तो इसके प्रमाण सामने हैं, लेकिन हम आम शिक्षित लोगों को इसके लिए कन्विंस नहीं कर पाए कि वे कन्विंस हों इस बात पर। हम सारे लोग जानते थे, सारी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन का कम्युनिकेशन तेजी से घूम रहा था कि कोरोना का संकट आ गया है और कोरोना के संकट से निपटने के लिए सभी देशों की सरकारों को तैयारी करनी चाहिए, प्रिकॉशन लेने चाहिए। और प्रिकॉशन क्या हो सकते थे? पहला प्रिकॉशन तो यही हो सकता था कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं उनको एयरपोर्ट पर ही रोका जाए और क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा जाए। होटल, धर्मशाला, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इनके कैंपस क्वारंटाइन सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिए जा सकते थे, आराम से कन्वर्ट किए जा सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया। जो लोग बाहर से आए उनको शहर में जाने दिया और कोरोना को फैलने दिया। तो कोरोना जितना फैलेगा, नरेंद्र मोदी का शासन उतना ही ताकतवर बनेगा, उतना ही मजबूत बनेगा। शाहीन बाग आंदोलन से जो एकजुटता की भावना जो आम जनता में दिखाई दी थी, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो एक आंदोलन शुरू हुआ था, उस पूरे के पूरे आंदोलन को एकदम बुलडोज करने के लिए कोरोना की घटना का सबसे पहले दुरुपयोग किया गया। तो
तो इस गवर्नमेंट के शासन में जो लोग ये कहते हैं कि ये सुशासन है और बिहार में सुशासन बाबू का सुशासन है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं सारे लोगों से। आप भी अपने यहां सभी लोगों से एक सवाल पूछिए कि बिहार की सरकार बताए कि उसने कितने कोरोना के मरीज खोजे। मोदी सरकार बताए कि उसने कितने कोरोना के मरीज खोजे। पिछले 4 महीने में मोदी सरकार ने 2 मरीज नहीं खोजे। और नीतीश बाबू ने तो 1 मरीज भी नहीं खोजा। सरकारें होती किस लिए हैं? महामारी में सरकार की जिम्मेदारी है कि महामारी के खिलाफ में वो अपनी पूरी मशीनरी को रोड पर उतारे। साधारण आदमी जानता था इस बात को कि कोरोना के पेशेंट विदेश से आ रहे हैं। कोरोना कोई बीमारी भारत में पैदा हुई बीमारी नहीं है कि गंदगी से पैदा हो गई, कि धूल से पैदा हो गई, कि प्रदूषण से पैदा हो गई। कोरोना की बीमारी वायरस विदेश से आया और वो हवाई जहाज पर सवार होकर आया। और हवाई जहाज के और एयरपोर्ट के रख रखाव की, संचालन की, नियंत्रण की, जाने आने वालों की सबकी जिम्मेदारी और निगरानी केंद्र सरकार के हाथ में। केंद्र सरकार चाहती तो बहुत आसानी से जो भी लोग, करीब 15-16 लाख लोग जो विदेश से आए थे लॉकडाउन शुरू होने के पहले, उन 15-16 लाख लोगों को वो आराम से क्वारंटाइन सेंटर्स में रख के उनका इलाज करके, उनकी देखभाल करके, उनको बाकायदा 14 दिन बाद अपने घर भेज सकती थी। और इससे 135 करोड़ लोग देश के बच जाते। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति है कि हिंदुस्तान के हर इलाके में कोरोना के पेशेंट हैं। सभी प्रमुख राज्यों में लगातार लोग मर रहे हैं और लगातार सैकड़ों नए केस आ रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने एक भी व्यक्ति को क्वारंटाइन सेंटर भेजा ही नहीं। अब आप सोचिए, 15 लाख लोग विदेश से आए लेकिन केंद्र सरकार को एक भी क्वारंटाइन पेशेंट नहीं मिला। कितनी मजेदार सरकार है, आप सोचिए आप। और आप कन्विंस हैं, एक साधारण आदमी के जहन में यह बात उतार दी गई कि नरेंद्र मोदी जो कर सकते थे उन्होंने किया। लेकिन एक साधारण सी बात हमारे तमाम किस्म के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, वे लोग जनता के जहन में अभी तक उतार नहीं पाए कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ एक काम करना था कि एयरपोर्ट पर जो लोग उतरे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीने में, इनको वो क्वारंटाइन सेंटर्स भेज देते और वहां 14 दिन रख देते। ये देश के लिए बड़ी सेवा होती। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। और ये एक साधारण सी चीज हम अभी तक हिंदुस्तान की जनता को कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं। लॉकडाउन तो बहुत पीछे आया। सो पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम ये बताएं कि कोरोना जो आया है वह एक सरकार की असफलता की वजह से वो देश में फैला है और आया है। केंद्र सरकार की असफलता थी। नरेंद्र मोदी के जो सहयोगी दल हैं, जिसमें कि नीतीश बाबू भी आते हैं, उनकी भी असफलता थी कि उन्होंने नरेंद्र मोदी पर दबाव नहीं डाला कि विदेश से आने वाले लोगों को आप क्वारंटाइन सेंटर्स भेजिए, घर मत भेजिए। ये जो कई हजार लोग जो मर चुके हैं अब तक, लाखों लोग जो अभी बीमार पड़े हैं, जिनकी रिकवरी नहीं हुई है, स्वस्थ नहीं हुए हैं वो लोग। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि कहां डेटा है, कैसे झूठे हैं, सच्चे। जो ये कह रहे हैं मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं। अगर 15,000 लोग मरे हैं कोरोना से तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की है और किसी की नहीं।
क्यों केंद्र सरकार ने अगर यह प्रिकॉशन, यह एहतियात बरती होती कि जो एयरपोर्ट पर उतरे उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता, एक भी व्यक्ति नहीं मरता, और जो भी मरता वो उनमें से ही मरता जो विदेश से आए थे। जनता में यह बीमारी नहीं फैलती। तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, मध्य वर्ग के लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे इलेक्शन जीतने के बाद अपनी जो प्रशासनिक अक्षमता है उसका प्रदर्शन करते हुए कोरोना को पूरे देश में संप्रसारित होने दिया, जिससे कि वे एक नई संभावना और उसका दुरुपयोग कर सके। और नई संभावना क्या है? नई संभावना यह है कि आपकी रोटी रोजी छीनी जा चुकी है। 15 करोड़ लोगों की झटके में रोटी छीन ली गई। 7th पे कमीशन से जो एक सामान्य सी तनख्वाह बढ़ी थी, वो सामान्य सी तनख्वाह भी आपने एक झटके से वापस ले ली। महंगाई भत्ते में कटौती और दूसरी जो भत्ते थे उनमें कटौती। और बाजार का तो एकदम सर्वनाश। कोई छोटा देश नहीं है हिंदुस्तान। ऐसा देश है जिसमें कि करीब 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि भूमिहीन लोग हैं, डेली वेज वर्कर हैं, गरीब लोग हैं, झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं। ये वे लोग हैं जो कि रोज कमाते और रोज खाते हैं। इनके पास में कोई जमा पूंजी नहीं है। किस कंडीशन में देश? हिंदुस्तान आज एक सुव्यवस्थित लोकतंत्र की बजाय अराजक लोकतंत्र में कन्वर्ट कर दिया गया। यह 6 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो देश के लिए जो उपलब्धियां हासिल की हैं और जो दिया है, वो उपलब्धियां छोड़ दें, खाली जमीन देखो, बाजार कितने दिन से नहीं खुले। ये देखो कि आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के क्षेत्र में, गांव में फसलों की क्या हालत है, दुकान की क्या हालत है, दुकानदार की क्या हालत है, साधारण आदमी की क्या हालत है। क्या वहां लोग कुछ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो वो किस कंडीशन में है? आज स्थिति यह है कि जो ग्रेजुएट थे, जो नौकरी करते थे, जो पोस्ट ग्रेजुएट थे, जो इंजीनियर्स थे, वे सब्जी बेच रहे हैं। पूरा एजुकेशन का सिस्टम एकदम शट डाउन कर दिया गया है। लाखों कल कारखाने बंद पड़े हैं। लेकिन मोदी ताकतवर है, नीतीश उससे भी ज्यादा ताकतवर है। हमारे यहां अभी मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को इसके लिए ग्लानि नहीं होती, दुख नहीं होता, अफसोस नहीं होता, आंसू नहीं निकलते कि करोड़ों लोग पैदल लौटे हैं घर। करोड़ों लोग। हमारे यहां जजों के आंसू नहीं निकलते। अब हमने दुखी होना बंद कर दिया है। कितना अच्छा लोकतंत्र विकसित किया है हमने अराजकता को देखकर भी अनदेखा करना शुरू कर दिया है और हम कह रहे हैं कि हम बहुत सुखी हैं, बहुत खुशहाल हैं। 6 साल पहले यही लोकतंत्र था। आप कल्पना कीजिए 2009 की। 2008-9 में सबसे बड़ी मंदी पूरी दुनिया में आई। अमेरिका पूरा शटडाउन हो गया। अमेरिका में करोड़ों लोग बेरोजगार होकर रोड पर आ गए, तनख्वाहें बंद हो गई उनकी। लेकिन भारत में एक व्यक्ति की तनख्वाह न तो कटी न बंद हुई, बल्कि जो 6th पे कमीशन लागू किया गया उस समय 40% तक तनख्वाहें बढ़ाई गई। और नरेंद्र मोदी ने एक सामान्य सी महामारी के समय, जिसको कि बहुत बेहतर ढंग से हैंडल किया जा सकता था, हिंदुस्तान की जनता की इनकम को एकदम जीरो कर दिया। मनमोहन सिंह से हमारी आपत्तियां हो सकती हैं, अनेक दृष्टिकोणगत भिन्नताएं हो सकती हैं। मैंने स्वयं भी मनमोहन सिंह के बारे में अनेक चीजें लिखी, उनकी आलोचना भी की। लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2009 की मंदी को, जिसमें कि सारी दुनिया में एकदम उद्योग धंधे चौपट हो गए थे,
उसको उन्होंने डील किया और भारत में उद्योग धंधे बंद नहीं होने दिए। वो तो काबिले तारीफ काम था। भारत में कोरोना वायरस था ही नहीं। जो विदेश से लोग आए थे वो लोग क्वारंटाइन सेंटर भेजे जा सकते थे, उनको शहर में भेजने की जरूरत नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जानबूझ के एक सुचिंतित नीति के तहत उन्हें शहर में जाने दिया, और यही कोरोना के लिए उनका सबसे बड़ा अपराध माना जा सकता है। कोई छुप के कोरोना का पेशेंट भारत में नहीं आया, वो बाकायदा ऑफिशियली चेकिंग के जरिए आया है। एक अन्य चीज जो बहुत जरूरी है, यानी ये जो 4 लॉकडाउन हुए और 4 लॉकडाउन के बाद में जब भारत सरकार ने विदेश से लोगों को वापस बुलाने की कोशिश की कि विदेश में जो मजदूर हैं, जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो विदेश में रहते हैं, वे लोग भारत आना चाहते हैं, तो उनके लिए जो हवाई जहाज भेजे, और हवाई जहाज से जो लोग आए, लाखों लोग आए हैं, उनको भी नरेंद्र मोदी ने यह जानते हुए भी रोका नहीं, उनको भी शहर जाने दिया। तो आप बताइए, आपके देश में कोरोना फैलेगा कि नहीं फैलेगा? क्योंकि जो कोरोना पीड़ित इलाकों से, जो कोरोना प्रभावित इलाकों से विदेशों से आ रहे हैं लोग, जो स्वयं कोरोना पीड़ित हैं, उनको सरकार एयरपोर्ट पर रोक नहीं रही है, उनको क्वारंटाइन सेंटर्स भेज नहीं रही है, उनको घर जाने दे रही है। और यह कब किया आपने? लॉकडाउन 4 के बाद आपने ये काम किया। तो कोरोना के जरिए जो एक नई आपदा पैदा हुई थी, उस आपदा को नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के संहार की अपनी नई रणनीति के तौर पर कन्वर्ट कर दिया, और यह उनकी सबसे बड़ी सफलता है। हम लोग रोक नहीं पाए हैं उसे, बल्कि उल्टा हुआ है। जो लोग जनतंत्र की लड़ाई में जुड़े हुए थे, जो शाहीन बाग आंदोलन में जुड़े हुए थे लोग, उन पर तमाम लोगों पर झूठे केस इस बीच में लगाए गए, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। दर्जनों ऐसे लोग हैं, उसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल्स हैं, उसमें तमाम किस्म के स्वयंसेवी संगठनों के एक्टिविस्ट हैं। तो एक नई चीज पैदा हुई है जिसे कि अब हम अंडरलाइन करना चाहते हैं, वो ये कि नरेंद्र मोदी के पीरियड में लोकतंत्र का एक नया कंट्राडिक्शन, एक नया अंतर्विरोध पैदा हुआ है। वो नया अंतर्विरोध क्या है? अब लोकतंत्र सिर्फ उसके लिए जो कि बीजेपी के साथ है। लोकतंत्र उन लोगों के लिए नहीं है जो बीजेपी का विरोध करते हैं। बीजेपी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे लोकतंत्र की जो उन्होंने जो हत्या की है, उस हत्या का उनसे हिसाब मांगा जाना चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि एक जमाना था कि नीति की बात करते थे नीतीश कुमार, और आज वो सबसे घृणित और लोकतंत्र विरोधी राजनीतिक पार्टी के साथ हैं। और यह अपने आप में चिंता की चीज है। बिहार में यह दबाव पैदा किया जाना चाहिए, आम जनता के बीच में यह दबाव पैदा किया जाना चाहिए कि बीजेपी के लोग जहां पर भी जाएं, जिस गांव में जाएं, जिस बस्ती में जाएं, जिस मोहल्ले में जाएं, जिस शहर में जाएं, वो चाहे सरकार के आदमी हो, नीतीश के या बीजेपी के लोग हों, इनको बाकायदा सवालों से घेरा जाना चाहिए। इनके कार्यक्रमों का बायकॉट किया जाना चाहिए। लोग सोचें, इस बात को समझें कि जनता को नर्क में डुबोया है तो हम इनकी बात नहीं सुनेंगे। आप अगर इनको प्रतिवाद के तौर पर सामने जनता को जागृत नहीं करेंगे तो आप तय मान लीजिए कि ये जनता को फिर मैनिपुलेट करेंगे। सो लोकतंत्र का नया अंतर्विरोध यह है जो कि बीजेपी ने तैयार किया कि लोकतंत्र सिर्फ अब बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए। और इसमें भी
इसमें भी बहुत मजेदार चीज है। लोकतंत्र के बारे में बोलने का हक सिर्फ उनको है जो कि ऑफिशियल हैं। जो अनऑफिशियल हैं उनके पास बोलने का हक नहीं है। यानी बीजेपी में ऐसे लोग हैं, आरएसएस में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास में बोलने का हक नहीं है। भारतीय मजदूर संघ उनमें से एक है, स्वदेशी जागरण मंच के लोग उनमें से एक हैं। ध्यान रखें हम लोग, उनके पास अब बोलने का हक नहीं है क्योंकि वे अनऑफिशियल हो गए हैं। हमने एक लोकतंत्र ऐसा विकसित किया था जिसमें कि सभी लोग बोल सकते थे, सभी लोग अपना प्रतिवाद कर सकते थे, सभी लोगों के सामने चुनौतियां जो होती थी, राजनीतिक मसले जो होते थे, उन्हें रख सकते थे। लेकिन इतना हैवी प्रोपेगेंडा विकसित किया गया है पिछले 6 साल में, और कोरोना पीरियड में तो स्पेशली एकदम टेरर क्रिएट किया है मीडिया के जरिए कि जो ऑफिशियल है उसी की बात मानो, जो ऑफिशियल नहीं है उसकी बात मत मानो। यानी जो ऑफिशियल है वो बतर्ज नरेंद्र मोदी वो सच बोल रहा है, जबकि वास्तविकता ये वो झूठ बोल रहा है। और जो अनऑफिशियल है वो गलत बोल रहा है और झूठ बोल रहा है। ये एकदम उल्टा है। जो अनऑफिशियल है वे सच बोल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने एक पहला अंतर्विरोध, जो नई संभावना पैदा की, वो ये पैदा की ऑफिशियल और अनऑफिशियल की। ऑफिशियल वे लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, नरेंद्र मोदी उन्हें पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी उनके बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी प्रशंसा से खुश होते हैं। और अनऑफिशियल कौन लोग हैं? जो आलोचना करते हैं, और जो ज्यादा तीखी आलोचना करते हैं उनके लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि उन्हें आतंकवाद विरोधी कानून के तहत हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाए, और दूसरा रास्ता यह है कि उनको एफआईआर करके मुकदमों में उलझा दिया जाए। यानी आतंकवाद विरोधी कानून या फिर लीगल टेररिज्म, कानूनी आतंकवाद, इन 2 चीजों का सुचिंतित ढंग से नरेंद्र मोदी और उनके साथ जुड़ा हुआ जो पॉलिटिकल नेटवर्क है वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि नागरिकता विरोधी, जो नया नागरिकता विरोधी कानून आया था, उस नागरिकता विरोधी कानून का विरोध करते हुए देश में कई 100 लोगों को, तकरीबन 150 से अधिक लोगों के खिलाफ तो अकेले आसाम में ही राष्ट्रद्रोह के मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए, सिर्फ विरोध करने पर। और शाहीन बाग आंदोलन में जो लोग शामिल रहे हैं, जिन्होंने शाहीन बाग आंदोलन का समर्थन किया है, उन पर दंगे का बहाना लेके झूठे केस लगाए गए, और उसी राष्ट्रद्रोह के मुकदमा भी है उसमें आतंकवाद विरोधी कानून के तहत भी मुकदमा है उसमें, और ऐसे कड़ी धाराएं लगाई दी गई हैं जिसमें कि उसकी कभी जमानत न हो सके। और जो ऑफिशियल है वो झूठ बोले, वो चाहे मंत्री हो, चाहे वो स्वयं प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, सिर्फ शर्त यह है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ हो। जो नरेंद्र मोदी के साथ है उसके साथ खून माफ है, और जो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है उसके लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो वो जेल जाए या वो मुकदमे झेले और हिरासमेंट झेले। और अगर आप किसी से कुछ बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी गलत कर रहा है, तो वो कहते हैं कि हिम्मत है तो केस कर दो जाके। पहले लोकतंत्र में यह होता था कि लोग राजनीतिक विवाद करते थे, राजनीतिक विवाद करके लोगों के बीच में राजनीति ले जाते थे। लेकिन अब राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि राजनीतिक संघार, एक नई रणनीति अपनाई गई है कि सिर्फ ऑफिशियल चीजें देखने दो, ऑफिशियल चीजें सुनने दो, और जो अनऑफिशियल है उसे छुपा के रखो, देखने मत दो। वो तो खैरियत है कि ये थोड़ा सा सोशल मीडिया हमारे बीच में है, लेकिन इसके भी एक खतरे हैं।
मैं उसकी बाद में कभी चर्चा करूंगा। लेकिन मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये कि नरेंद्र मोदी ने पिछले लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए पहला काम यह किया कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी के अंदर जो उपलब्ध जो तमाम स्वतंत्रताएं थी उन स्वतंत्रताओं को एक सिरे से रौंद दिया है। इमरजेंसी नहीं लगाई है। ये आपदा प्रबंधन कानून जिसके तहत ये लॉकडाउन लागू किया गया, जिसके तहत अभी बहुत सारी सुविधाएं और असुविधाएं हमारे बीच में आ रही हैं, ये आपदा प्रबंधन कानून में ये साफ व्यवस्था है कि आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, चाहे तो सरकार आपको खींच सकती है, आपके खिलाफ केस कर सकती है। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही जब पिटीशन गई कोरोना वायरस और लॉकडाउन से संबंधित समस्याओं को लेकर, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर में साफ कह दिया कि सरकार की कोई आलोचना पसंद नहीं की जाएगी, सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है। तो अदालत भी सरेंडर कर चुकी है, जैसे इमरजेंसी में किया था उसने। और किया क्या है, इस बीच में जो सबसे भ्रष्ट किस्म के जो लोग हो सकते हैं, मिडिल क्लास के, व्यापारियों में, तमाम किस्म के कारखानेदारों में, तमाम किस्म के कॉन्ट्रैक्टर्स, वो भ्रष्ट और करप्ट और दलाल जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क को बहुत तेजी से इस बीच में एक्टिव कर दिया गया है। वो एक्टिव पहले भी थे, उन्हीं के बलबूते पर ये सरकार चल रही है, लेकिन कोरोना के क्राइसिस के पीरियड में वे लोग और ज्यादा ताकतवर बने हैं। मैंने एक बात, जब 20 लाख करोड़ का जो पैकेज आया था उस समय एक बात मैंने फेसबुक पे कही थी अपने एक प्रोग्राम में, मैं आप लोगों को भी मेंशन कर रहा हूं खाली। जिस दिन नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हिंदुस्तान की जनता के लिए डिक्लेयर कर रहे थे, तो उसमें 6 लाख करोड़ रुपए का एक वह भी पैकेज शामिल था जो कि रिजर्व बैंक ने जारी किया था व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, छोटे छोटे जो लोग काम करते हैं उनके लिए, कि वो चाहें तो बैंक से लोन ले सकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि लॉकडाउन के पीक में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, लोग बैंक नहीं जा रहे थे, सारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बैंक में घर बैठे बैठे 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांट दिया। हिंदुस्तान के किसी भी अखबार ने खबर नहीं छापी, न इंडियन एक्सप्रेस ने छापी, न हिंदू ने छापी, न इकोनॉमिक टाइम्स ने छापी, न बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापी, न एनडीटीवी ने बताई। एकमात्र इंडियन एक्सप्रेस के न्यू इंडियन एक्सप्रेस एडिशन जो साउथ में निकलता है, उसके बिजनेस पेज पर यह खबर आई। यह कैसे संभव है कि जब देश में पूरी तरह से शटडाउन हो और शटडाउन के पीरियड में भारत सरकार तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपया जो रिजर्व बैंक ने कर्ज के लिए जारी किया है, उसे जब लोग घर में बंद हों, कारखाने बंद हों, लोग घर से निकलते ना हो, घर बैठे बैठे ये कर्ज कैसे बांट सकती है? एक नई पीढ़ी पैदा हुई है, कर्जखोर पीढ़ी। इसमें अरबपति लोग भी शामिल हैं, उसमें मिडिल क्लास के लोग भी शामिल हैं। वह पीढ़ी हमारे आपके बीच में, हर शहर में उस पीढ़ी के लोग मौजूद हैं, और वो इस बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की सरकार के एक तरह से एजेंट के तौर पर जनता के बीच में काम कर रहे हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 साल के शासन में कौन सी चीज सबसे ज्यादा विकसित की है और समृद्ध की है। वह एकदम करप्ट लोगों का एकदम राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार कर दिया उसने, और दावा यह कि मैं करप्शन नहीं करता। और आज स्थिति क्या है?
आज स्थिति ये जो 6 लाख करोड़ जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये लॉकडाउन पीरियड में बांटा गया है। और लॉकडाउन पीरियड में बांटने के बाद में वो कहीं धंधा दिखाई नहीं दे रहा है, आपको पता ही नहीं चला कहां गया वो पैसा, क्योंकि अभी तो कोई कारोबार शुरू ही नहीं हुआ। तो अब नया संकट क्या आने वाला है आपके सामने? ऑलरेडी हम नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था में गंभीर आर्थिक संकट देख रहे थे और झेल रहे थे, लेकिन कोरोना पीरियड में यह संकट और ज्यादा गहरा हुआ पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के चौपट होने की वजह से। और ये जो 6 लाख करोड़ रुपया बैंक, रिजर्व बैंक ने बांट दिया विभिन्न बैंकों के जरिए, तो इसने इस जो आर्थिक संकट था उसको और गहरा कर दिया। तो ऊपर की लेयर में जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, दलाल लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सारे के सारे अचानक लॉकडाउन में जब लोगों की इनकम गायब है, इनकी इनकम अप कर गई। और अब कैसे कर गई? आप यहां से समझ लीजिए, मुकेश अंबानी के रिलायंस उद्योग को 28% मुनाफा हुआ है। और मार्केट में उसकी ताकत देखिए, रिलायंस ने इसी बीच में 1.5 लाख करोड़ के करीब रुपया निवेश के लिए अपने जियो में मोबिलाइज भी कर लिया सारी दुनिया से। तो कोरोना किसके लिए संभावना है? बैंकों के लिए संभावना नहीं है, बैंकों का तो पैसा डूब रहा है। साधारण आदमी के लिए संभावना नहीं है, क्योंकि उसकी तो नौकरी जा चुकी है, उसकी दुकान बंद हो चुकी है, उसका कोई बिजनेस नहीं है। जो लैंडलेस लेबर है, जो दैनंदिन मजदूरी करने वाला मजदूर है, उसकी तो मजदूरी जा चुकी है, उसके लिए कोरोना में कोई संभावना नहीं है भूख से मरने के अलावा। संभावना उनके लिए पैदा हुई जो कि नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की गुड बुक में थे। और ऐसे लोगों का वे कई लाख लोग हैं, तकरीबन 40 लाख से ऊपर लोग हैं पूरे देश में, पूरा नेटवर्क है, जो एक साथ जिस समय नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं, जैसे उन्होंने कहा ना पिछली बार, उन्होंने ये बात कही कि मैं 1 घंटे के अंदर लोन सैंक्शन करा सकता हूं। बैंकों का आदेश दे दिया गया, जो लोग बिजनेस करना चाहें 1 घंटे के अंदर उनके लिए लोन सैंक्शन होगा, और वो चाहें तो आके 1 करोड़ उसके ऊपर पैसा ले जाए। लोग गए, 1 घंटे के अंदर लोन सैंक्शन हुए, और जितने लोन सैंक्शन हुए वो सारा का सारा पैसा डूब गया और किसी ने कोई धंधा नहीं खोला, और वो सारा का सारा पैसा एनपीए में डाल दिया गया। और ठीक यही चीज जो लॉकडाउन में जो 6 लाख करोड़ रुपया जो लोन दिया गया है, उसके साथ भी यही होने वाला है। यह भी अब एनपीए में डाल दिया जाएगा, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल दिया जाएगा। यानी अब यह धन बैंक कभी वसूल नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी की पहली सफलता क्या थी कि नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में कोरोना के बहाने अराजकता पैदा कर दी। और दूसरी सफलता यह कि उन्होंने नोटबंदी और कोरोना, इन दोनों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए पूरे बैंकिंग सिस्टम में, पूरी अर्थव्यवस्था में एकदम अराजकता पैदा कर दी। और इस मायने में ये दोनों चीजें, यानी सामाजिक अराजकता और आर्थिक अराजकता, ये दोनों चीजें नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी पूंजी हैं और उपलब्धि हैं, जिसके बहाने वे आज सबसे ताकतवर हैं। बैंक के संकट को, सामान्य जीवन में जो स्वास्थ्य का संकट है, उसको साधारण आदमी अभी गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। स्थिति इतनी बदतर है कि अगर आज आपकी तबीयत खराब हो जाए तो आप कहीं इलाज कराने जाएं तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा शहर में। मैं 55 दिन तक मथुरा में अपने घर में था, अकेला था, और हालत यह थी कि बार बार जो पता चल रही थी मुझे कि शहर में कोई डॉक्टर नहीं है जो कि आपका फोन भी उठा सके और आपको सलाह दे सके। कायदे से होना यह चाहिए कि क्राइसिस पीरियड में हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा मददगार होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मदद देने वाले डॉक्टर होने चाहिए।
सरकार ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा। थर्ड चीज जिसने कि इस पूरे यानी संभावनाएं किसके लिए हैं? नरेंद्र मोदी ने जो सामाजिक आर्थिक अराजकता पैदा की, उस सामाजिक आर्थिक अराजकता में एक कदम वो आगे गए कि जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज उन्होंने डिक्लेयर किया, उस 20 लाख करोड़ के पैकेज में उन्होंने 9 बड़े उद्योगों को जो सरकारी संरक्षण में थे, जो सरकारी क्षेत्र में थे, पब्लिक सेक्टर में थे, उनको पूरी तरह से लिबरलाइज करके निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया। यानी नरेंद्र मोदी जानते थे, वो पहले से तैयार थे कि कोरोना आ रहा है। और कोरोना आ रहा है तो किसके लिए आ रहा है? जनता के लिए तो तबाही लेके आया कोरोना, लेकिन अमीरों के लिए वो एकदम लक्ष्मी की वर्षा हो रही है। अमीरों के यहां कोई तबाही नहीं हुई है, अमीरों को कोई नुकसान नहीं हुआ इससे। न इंडस्ट्रियलिस्ट को नुकसान हुआ है, न टेलीकम्युनिकेशन के लिए कोई नुकसान हुआ है। इनके लिए तो एकदम कुंभ का मेला है ये, इस समय तो जश्न का समय है। और लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये सबसे बुरा समय है। आप जुलूस नहीं निकाल सकते क्योंकि जनता को आतंकित कर दिया गया इतना, जनता को समझा दिया गया इतना कि एक साथ मत निकलना, निकले और मरे। और अगर निकले और तुम्हारे अंदर से डर निकल गया तो पुलिस तो है, बाद में पुलिस समझा देगी तुम्हें, मार मार के भगाएगी, नहीं तो गिरफ्तार कर देगी। आपको इलाज नहीं मिल रहा लेकिन आप जुलूस नहीं निकाल सकते। आपके शहर में कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन आप आंदोलन नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस आपको घर से निकलने नहीं देगी। हमने ऐसे लोकतंत्र की तो कल्पना नहीं की थी कि जब विपत्ति आएगी तो हम सड़क पर न निकल सकें। आम जनता विपत्ति के समय सड़क पर निकलती रही और आंदोलन करती रही है, यह उसका अधिकार है। लेकिन अब कोरोना के नाम पर पूरे के पूरे देश को एक पुलिस शासन व्यवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया है। आप आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमे होंगे और आपकी गिरफ्तारियां होंगी, हिरासमेंट होगा। तो लोकतंत्र के लिए क्या खैरात लेकर आए आप? जीते थे नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के बल पर, जनता के वोटों से जीत कर गए थे। नीतीश कुमार जीत कर गए थे जनता के वोटों के बल पर, लेकिन जनता के लिए खैरात में क्या दिया आपने? पुलिस तंत्र, पुलिस की लाठियां, गिरफ्तारियां, झूठे केस। सबसे ज्यादा झूठे केस और सबसे ज्यादा फाइन कोरोना के पीरियड में वसूल किए गए लोगों से। लोगों की विपत्ति होगी, परेशानी होगी, लोग निकल के जाएंगे और निकल के जाएंगे तो वो कहेंगे आपने नियम तोड़ा है, तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। अकेले दिल्ली में लॉकडाउन 2 तक अकेले दिल्ली में 70,000 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। लोगों की जरूरत होगी तो कहां जाएंगे वो, बताइए आप। परेशानी होगी कब जाए, कहां, कैसे निकलेंगे? जब अगर लॉकडाउन लगा होगा तो निकलने पर पाबंदी होगी और आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और अगर आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि डॉक्टर आपको उपलब्ध रहे, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि डॉक्टर अपनी दुकान खोले। लेकिन सरकार ने लॉकडाउन लागू करके डॉक्टरों की दुकानें बंद करा दी, आपकी संभावना इलाज की एकदम खत्म कर दी। और नरेंद्र मोदी हमसे आगे कह रहे हैं कि इस आपदा में आप संभावनाएं खोजिए। जब लोगों की जान पर बन आई हो तो उन्हें एक सामान्य सी चीज चाहिए अपने अस्तित्व रक्षा के लिए, सामान्य सी दवा। और यह सामान्य सी दवा शहर में अवेलेबल नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं, मैं आपको इससे आपको
इस परेशानी का एक अंदाजा लगे। एक साधारण सी चीज है कि अगर जहां कोरोना का पेशेंट मिला है उस इलाके को आप सील कर देते थे, लेकिन आपने उस इलाके को सील करने के नहीं, उसके आसपास के 200 मीटर का इलाका आपने सील कर दिया या 250 मीटर का इलाका सील कर दिया। आपने 250 मीटर का इलाका सील करने की बजाय, यानी जिस मोहल्ले में व्यक्ति मिला है उस मोहल्ले को सील करने की बजाय आपने क्या किया, पूरे शहर को सील कर दिया। उसकी जरूरत नहीं थी। ठंडे दिमाग से सोचिए आप कि कोरोना का पेशेंट मिला त्रिवेंद्रम में, लॉकडाउन कहां लागू हुआ? त्रिवेंद्रम में लागू हुआ तो समझ में आई। लॉकडाउन लागू हुआ पूरे देश में। पूरे देश में कोरोना के पेशेंट ही नहीं थे, लेकिन पूरे देश में कोरोना के नाम पर लॉकडाउन लागू कर दिया गया। और लॉकडाउन लागू करते समय एक मिनट के लिए भी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि लोगों को क्या असुविधा होगी। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रोज खाना खरीदते हैं और खाते हैं। करोड़ों, एक दो लोग नहीं। उनकी संख्या 30 करोड़ से अधिक है जो डेली परचेज करते हैं और खाते हैं। तो लॉकडाउन किसके लिए संभावना लेकर आया? नरेंद्र मोदी के लिए दमन की अनंत संभावनाओं को लेकर आया और जनता के लिए उत्पीड़ित होकर जीने की अनंत संभावनाओं को लेकर आया। और यह बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है, इसे समझने की जरूरत है। दूसरी एक चीज जो घटी, तेजी से घटी, वो क्या थी? कोरोना के पीरियड में मजदूर परेशान है कि उनकी रोजी रोजी छिन गई, उनके अस्तित्व का प्रश्न है, वे घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आपने कोई व्यवस्था नहीं की। उन्होंने कोई प्रतिवाद भी नहीं किया, कोई जुलूस नहीं निकाले, वो सीधे पैदल चल दिए। लेकिन आप पैदल भी नहीं चलने देना चाहते थे। तो आपने बजाय इसके कि मजदूरों की आप मदद करते, आपने उल्टा काम किया। एक तरफ मजदूरों की रोटी रोजी छीनी, दूसरी तरफ श्रम कानूनों को बीजेपी के द्वारा संचालित 4 राज्य सरकारों ने अगले कई वर्षों के लिए स्थगित कर दिया। यानी उनके मजदूरों के अधिकार भी छीन लिए, कानून जो उनके संरक्षण के लिए बने थे वो भी छीन लिए। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप बात समझ सकें। दिल्ली में जो तमाम किस्म के जो मीडिया के ऑफिस हैं, घराने हैं, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, बड़े दफ्तर हैं, वो सारे के सारे नोएडा में हैं, जो कि यूपी में आता है। अब यूपी में अगर अखबार का दफ्तर है तो वहां यूपी सरकार के श्रम कानून लागू होंगे। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तो श्रम कानूनों को 3 साल के लिए, 4 साल के लिए स्थगित कर दिया है। तो अब जो नौकरी से लोग निकाले जा रहे हैं उनके ऊपर उनको कोई कानूनी मदद और संरक्षण नहीं है। सीधे वो जा रहे हैं और उनको एक दिन में पता चलता है कि नौकरी से निकाल दिया गया, नोटिस दिया, निकाल दिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी के रखवालों का जब यह हाल है, मजदूर जो देश में सबसे ज्यादा उत्पादन करके देते थे, उनका जब यह हाल है कि मौका लगा के उनके सारे कानून उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन राज्य सरकारों ने सीधे के सीधे मजदूरों के कानून छीन लिए जो मजदूरों को संरक्षण देते थे। तो ये बताइए कि लॉकडाउन पीरियड में लोकतंत्र मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? कमजोर हुआ, क्योंकि मजदूरों के अधिकार छीने गए। मजदूरों के अधिकार थे कि उनके पास सामान्य सी सुरक्षाएं थीं, कोई बहुत बड़ी सुरक्षाएं नहीं थी, लेकिन वे सुरक्षाएं तो थीं। हमारे एक फेसबुक में मित्र हैं जगदानंद पांडे, वो पूछ रहे हैं आप बताइए कहां गया पैसा। मैं सिर्फ एक आंकड़ा बता सकता हूं पांडे जी।
पिछले 3 साल के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो ये बताते हैं कि भारत से हर साल तकरीबन 70 से लेकर 80,000 लोग विदेश जा रहे हैं और विदेश जाके विदेश की नागरिकता लेके बस रहे हैं। और वे लोग अपने साथ में सामान्य नहीं, मोटी पूंजी ले जाके वहां बस रहे हैं। वे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि यहां से जो पैसा जा सके बाहर जाए। सो हमारे यहां एक नया जो वर्ग पैदा हुआ है वो ये बैंकों से कर्ज ले रहा है, विभिन्न बहानों से कर्ज ले रहा है, लेकिन वो पैसा कहीं और निवेश कर रहा है और कहीं और ले जा रहा है, और वो पैसा उसमें बहुत बड़ा हिस्सा विदेश जा रहा है। लेकिन ये तो जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार बताए कि वो पैसा कहां गया। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम पर या बैंकों से कर्ज के नाम पर जो पैसा दिया गया, वो पैसा कहां गया, वो कहां निवेश हुआ, सरकार क्यों नहीं बताती इस बात को? यह सवाल तो सरकार से पूछा जाना चाहिए, बार बार पूछा जाना चाहिए। लेकिन अब स्थिति यह है कि अब वो पैसा कहां गया ये हम लोग ही पता करके बताएं उन्हें। नहीं, सरकार कुछ तो करेगी। सरकार किस लिए है फिर? एक अन्य चीज, और वो ये कि अगर इस कोरोना के पीरियड और इस पूरे दौर को जो 6 साल नरेंद्र मोदी ने हमारे बीच में विकसित किया है, इस दौर को अगर एक ही वाक्य में बांधने की कोशिश करें तो वो क्या है? भारत की जनता का जीवन झूठ या असत्य में डूबा हुआ जीवन है। पिछले 6 साल में और खासतौर पर पिछले 4 महीने में जितने बड़े स्केल पर झूठ बोला गया और जितनी बार झूठ बोला गया, इतना झूठ पहले कभी किसी ने नहीं बोला। झूठ बोलने के और झूठ के रिपीट करने के सारे जितने भी आंकड़े थे सब फेल हैं। और जब सरकार झूठ के प्रोपेगेंडा पर चलने लगे तो उसका पहला लक्षण यह है जो कि दिखाई देता है, जब सरकार झूठ का सहारा लेती है और झूठ का प्रचार करती है, वो चाहे लद्दाख का प्रसंग हो, चाहे वो कोरोना का प्रसंग हो, चाहे वो बैंकों से कर्ज का प्रसंग हो, या नोटबंदी का प्रसंग हो, या जीएसटी का प्रसंग हो, इन सब में झूठ बोला गया। और जब झूठ बोला जाता है तो सरकार राजनीतिक तौर पर संचालित नहीं होती, बल्कि वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए संचालित होती है। नरेंद्र मोदी के पिछले 6 साल का जो सबसे बड़ा जो प्रशासनिक चेंज है वो ये कि नरेंद्र मोदी की सरकार बीजेपी के द्वारा संचालित सरकार नहीं है, बल्कि वह नौकरशाही के द्वारा संचालित सरकार है। बीजेपी तो सिर्फ उसका अनुकरण कर रही है और सरकार को सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत। मोहन भागवत असंवैधानिक सत्ता के केंद्र के तौर पर बाहर बैठे हुए आरएसएस के जो प्रमुख हैं, उनके निर्देश से ही सरकार चल रही है। वो हर सरकार की गलत सही सारी नीतियों को इंडोर्स कर रहे हैं। पहली बार हुआ है आरएसएस की हिस्ट्री में, पहली बार हुआ ही है। पहले यह नहीं था, होता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में यह नहीं होता था। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कोई गलत काम किया है और स्वदेशी जागरण मंच के लोग या भारतीय मजदूर संघ के लोग विरोध कर रहे हैं तो आरएसएस के लोग बीच बचाव कराते थे और सरकार को इंडोर्स नहीं करते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, आरएसएस का पूरा पैंतरा बदल चुका है और आरएसएस अब सीधे, आरएसएस के प्रमुख सीधे नरेंद्र मोदी की हर नीति को इंडोर्स कर रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं। तो 2 ही लोग हैं हिंदुस्तान में जो इस सरकार को चला रहे हैं, वो बाहर से मोहन भागवत और सरकार में नरेंद्र मोदी। और ये जो अमित शाह और ये तमाम राजनाथ सिंह, ये सब बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, इनको कोई अस्तित्व नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी अभी फूंक मार दे तो ये लोग कह दे नरेंद्र मोदी की बेहोश हो जाओ, तो तय मानिए सब बेहोश हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी इतना ताकतवर है अभी।
क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम किस्म की व्यूह रचना के जरिए सामान्य लोगों को तो झूठ में मजा लेने की आदत डाल दी। साधारण आदमी आइडियोलॉजिकली झूठ में मजा लेने लगा और झूठ को सच समझने लगा, जो कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है, आइडियोलॉजिकल ताकत है। और दूसरी उसने क्या किया कि उसने पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपने नेटवर्क का हिस्सा बना लिया, और अब वो बीजेपी के जरिए काम नहीं करते, वो ब्यूरोक्रेसी के जरिए काम करते हैं। तो असत्य के आधार पर चलने वाली सरकार ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर होती है और ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही चलती है, वो राजनीतिक दल के जरिए नहीं चलती। और यही वजह है कि अब ब्यूरोक्रेसी के, अब सोचिए आप, अब यहां से देखिए, अब प्रियंका गांधी ने कोई बयान दिया, प्रियंका गांधी के बयान देने के बाद में ये नेचुरल है कि प्रियंका गांधी बयान दे तो बीजेपी के नेता उसका विरोध करें, ये स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, होता यह है कि बीजेपी के नेता विरोध करें इसके पहले ही आगरा का डीएम नोटिस भेजता है। इसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। अगर कोई गलती होती है किसी विपक्ष के नेता के जरिए तो पहला काम क्या होता है, एक एफआईआर दर्ज होती है, और एक एफआईआर दर्ज होते ही एक केस दर्ज होता है, और केस होते ही सारे काम दूसरे लोग करने लगते हैं। बीजेपी बीच में नहीं आती। पुलिस और नौकरशाही ये दो बहुत महत्वपूर्ण तंत्र हैं जिसको कि इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है नरेंद्र मोदी ने, अपने इस झूठ के जीवन को सारी जनता के जीवन में कन्वर्ट कर दिया है। और हम अब जो झूठ है अब उसमें मजा लेने लगे हैं, हमें रस आने लगा है। और जब झूठ के आधार पर जनता आनंद लेने लगे तो इसमें कैजुअलिटी किसकी होगी? इसमें कैजुअलिटी सूचनाओं की होगी, ज्ञान की होगी, नॉलेज की होगी। तो अब झूठ में जब जीने लगेंगे आप तो आप सूचना विपन्न बनेंगे। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद में समाज में सूचना विपन्नता बढ़ी है, सूचना संपन्न नहीं बने हैं। मोबाइल का एक्सपेंशन हुआ है, जियो का एक्सपेंशन हुआ है, तमाम किस्म के और चीजों का एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन हम सूचना की दृष्टि से और ज्यादा दरिद्र बने। हमारे पास कम से कम जानकारी है। मसलन मैं ये नहीं जानता कि इस बीच में कितने लोग कोरोना से मरे और कोरोना के कौन से लक्षण थे। देखिए, कोरोना के वही लक्षण नहीं है जो चाइना में है। कोरोना के चाइना में जो लोग कोरोना से संक्रमित होकर मरे उनके लक्षण अलग हैं। जो अमेरिका में कोरोना से प्रभावित होकर मर रहे हैं उनके लक्षण अलग हैं। लेकिन हम भारत में ये जानते ही नहीं है कि अमेरिका से कोरोना के कैसे पेशेंट आए हैं, मिडिल ईस्ट से कैसे पेशेंट आए हैं, उनके लक्षण क्या हैं, तुर्की से कैसे पेशेंट आए हैं, इटली से कैसे पेशेंट आए हैं, इनके कोई लाक्षणिक भिन्नता है कि नहीं है। आप जाइए इंटरनेट पर, आपको प्रत्येक देश में अलग अलग किस्म की कैटेगरीज में कोरोना के पेशेंट और उनकी लाक्षणिक भिन्नताओं का आपको रेफरेंस मिलेगा, डाटा मिलेगा। लेकिन भारत में कोरोना के पेशेंट का कोई भी लाक्षणिक डाटा आपको नहीं मिलेगा। हमारे यहां तो बस किसी तरह से सरकार ने बता दिया जी 15,000 मर गए, ये बता दिया जी 4.5 लाख से ऊपर लोग अब कोरोना से पीड़ित हैं। हमारे यहां कोई सूचना देने की, सूचना पाने की न तो इच्छा है, न ललक है, न चेतना है। तो कोरोना के पीरियड में हम ज्यादा और ज्यादा सूचना विपन्न बने हैं, सूचना दरिद्र बने हैं। आर्थिक दरिद्रता तो आई है, लोकतांत्रिक दरिद्रता भी आई है, लेकिन साथ साथ सूचना दरिद्रता भी आई है, क्योंकि ये तीनों चीजें एक साथ कनेक्टेड हैं। एक अन्य चीज है जो विकसित हुई है, जिसको कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ही इंटेलिजेंटली डेवलप किया है, वो ये कि हर चीज को मैनिपुलेट करो और हर क्षेत्र के बारे में मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाओ। नरेंद्र मोदी के साथ में जो साइबर सेल जुड़ा हुआ है उसका काम ही यही है। बीजेपी के जो कई राज्यों में जो साइबर सेल के नेटवर्क है उनका काम ही यही है कि मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन को और ज्यादा तेज करो और ज्यादा प्रभावशाली बनाओ। होना उल्टा चाहिए था।
आपके पास में ताकत है, आपके पास में बढ़िया टीम है, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सूचना संपन्न बनाते, नॉलेज देते, ज्ञानी बीजेपी के कार्यकर्ता तैयार करते, ज्ञानी आरएसएस के कार्यकर्ता तैयार करते, लेकिन नहीं, उल्टा हुआ है। अज्ञानी बीजेपी के कार्यकर्ता तैयार किए गए हैं और अज्ञानी ही आरएसएस के कार्यकर्ता तैयार किए गए हैं, और जाहिर है कि इसका असर जनता पर भी पड़ रहा है। तो अज्ञानी जनता भी तैयार की गई है, और ये अज्ञानी जो जनता है, अज्ञानी जो बीजेपी का कार्यकर्ता है या आरएसएस का कार्यकर्ता है, इसकी स्थिति इतनी बदतर है कि ये जानता ही नहीं है। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है तो ये पलट के सोचता ही नहीं है कि ये सही भी है या गलत भी है। मैं एक छोटी सी चीज आपको शेयर कर रहा हूं। आप नरेंद्र मोदी से या बीजेपी के नेताओं से पूछिए कि कोरोना के आने के बाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कितनी मीटिंग हुई है जिनमें नीतिगत फैसले लिए गए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोई मीटिंग नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी ने बिना कैबिनेट की परमिशन लिए सीधे सीधे लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया था। उन्होंने विपक्ष के लोगों से सलाह करना तक जरूरी नहीं समझा कि फोन करके बात कर लें, बुला के बात कर लें। पार्लियामेंट चल रही थी, पार्लियामेंट में डिस्कस करके बात कर लें, लेकिन पार्लियामेंट में जब यह प्रश्न उठाया गया कि कोरोना आ गया है, हम डिस्कस करना चाहते हैं, विपक्ष के लोग मांग कर रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने सुनी नहीं। न राज्यसभा में बात करने दी कोरोना के बारे में, न लोकसभा में बात करने दी। तो कोरोना के बारे में फैसले किसने लिए? सिर्फ एक व्यक्ति ने, नरेंद्र मोदी। न संसद ने फैसले लिए, न कैबिनेट ने फैसले लिए, न बीजेपी की एग्जीक्यूटिव ने फैसले लिए। और जब एक व्यक्ति फैसले लेगा तो देश का क्या भविष्य होगा, हम कल्पना कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने संसद में प्रवेश करते समय, आपको याद हो वो दृश्य कि संसद के सीढ़ियों के स्पर्श करते हुए उन्होंने प्रवेश किया था और यह वायदा किया था कि वो संसदीय गरिमा और मर्यादाओं का ख्याल रखेंगे और संसदीय नियमों का पालन करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले जितने भी फैसले लिए, नीतिगत फैसले जिनको वो अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हैं, वे सारे के सारे फैसले नियम तोड़ कर लिए। नियम तोड़ने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी का मानना है कि अब जो कुछ फैसला है तत्काल लो और पार्लियामेंट में लो। कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है ये? आप नोटबंदी करना चाहते हैं, आपने किसी से डिस्कस नहीं किया। आप 370 एबॉलिश करना चाहते हैं, आपने किसी से डिस्कस नहीं किया। आप जीएसटी लाना चाहते हैं, आपने किसी से डिस्कस नहीं किया। आपने पूरे देश पर लागू कर दिया, और पूरे देश में नहीं, जहां जहां जिस क्षेत्र में आपने जो चीज लागू की वहां एकदम क्योस करके छोड़ दिया। 370 लागू होने के बाद में बतर्ज नरेंद्र मोदी तो कश्मीर में तो खुशहाली लौट आनी चाहिए थी, लेकिन कश्मीर में खुशहाली नहीं लौटी है। 5 अगस्त 2019 से कश्मीर शटडाउन पड़ा हुआ है। वहां सभी रोजगार धंधे सब चौपट हो चुके हैं। प्रतिदिन 145 करोड़ रुपए के बिजनेस का नुकसान हुआ है लोगों का। आप हिसाब लगाइए कि 5 अगस्त से लेकर आज तक कितना नुकसान हो चुका है वहां। किसके ऊपर जिम्मेदारी है इसकी? किसकी जिम्मेदारी है ये? आपने वायदा किया था कि 370 हटा देंगे, और 370 हटाने के बाद में वहां नॉर्मलसी लौट आएगी, लेकिन उल्टा हुआ, वहां नॉर्मलसी नहीं लौटी। वहां न आतंकवाद घटा, न आतंकी हमले घटे, सामान्य लोगों के जीवन में सुरक्षा का भाव लौटा नहीं है, रोजगार का लौटे नहीं है, पूरा का पूरा टूरिज्म एकदम ध्वस्त पड़ा है। किसकी जिम्मेदारी है ये? विपक्ष ने तो कोई विरोध नहीं किया, कश्मीर की जनता ने भी कोई विरोध नहीं किया। सिर्फ
आपने 370 हटाने के नाम पर कश्मीर में अराजकता पैदा कर दी और छोड़ दिया कश्मीर को। तो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, उसकी स्टाइल है, उसकी शैली है, उसकी ये खास विशेषता है कि वो जहां जिस विषय पर हाथ लगाते हैं वहां वो एकदम क्योस करके अराजकता पैदा करके छोड़ देते हैं, और वे इस अराजकता को ही अपने लिए एक नई संभावना के तौर पर देखते हैं, और इस अराजकता के बहाने ही वे लोकतांत्रिक हकों पर हमले करते हैं, जनता के नॉर्मल लाइफ को डिसरप्ट करते हैं। नॉर्मल लाइफ को जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो आप देश के साथ में जो आपने वायदा किया था कि देश को हम सुचारू रूप से चलाएंगे, तो आपने सुचारू रूप से चलाने की बजाय तो देश को एकदम अस्त व्यस्त कर दिया। एक अन्य पहलू जिस पर के मैं आपका ध्यान खींच के और ये बातचीत में रोकूंगा, पिछले दिनों ये सच है कि आम लोगों में ये जो हिंदूकरण की भावना तेज हुई है, ये आखिरी बात है। ये अचानक हर व्यक्ति के अंदर से एक हिंदू जाग उठा है। और ये कुछ तो मोदी ने प्रचार किया अपने 2014 के इलेक्शन के समय तरीके से, और कुछ उनके जो सहयोगी संगठन हैं बीजेपी के, आरएसएस के, उन लोगों ने प्रचार किया और हिंदूकरण की जो भावना पैदा की, इसने सामान्य लोगों में सेल्फ हिंदूकरण की प्रवृत्ति को जन्म दे दिया। अब उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अब अपने आप ये लोग हिंदू हो रहे हैं और हिंदू ढंग से सोच रहे हैं। यानी सामान्य जन को लोकतांत्रिक दृष्टि से देखने की बजाय, सोचने रहने की बजाय आपने हिंदू की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से सोचने के लिए तैयार किया। और ये जो हिंदूकरण और उसके आधार पर समाज को संगठित करने का काम किया, वो हिंदूकरण क्या है बेसिकली? जब आप अपने अंदर हिंदू खोजने लगते हैं, अपने मित्रों में हिंदू खोजने लगते हैं, फेसबुक पर हिंदू खोजने लगते हैं, हर घटना के पीछे हिंदू खोजने लगते हैं और हिंदुओं की एकता खोजने लगते हैं, तो आप अपने साथ ही हिंसा करते हैं। कहीं वैचारिक हिंसा करते हैं, कहीं सामाजिक हिंसा करते हैं। तो ये हिंदूकरण का विचार वो निजी और सामाजिक, वैचारिक और शारीरिक दोनों ही तरह की हिंसा को जन्म देता है। और ये जो वैचारिक हिंसा है, जो कि सोशल मीडिया में तो बहुत है, व्हाट्सएप में इफरात में है, तमाम किस्म के व्हाट्सएप ग्रुप में वो इफरात में है। तो हिंदूकरण जो आया, वो हिंदूकरण अपने साथ क्या लेकर आया? हिंदू पहले भी थे, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश पहले भी हुई है, लेकिन हिंदुओं के नाम पर वायलेंस इतना कभी नहीं हुआ, इतना वैचारिक हिंसाचार कभी नहीं हुआ। और यह हिंसाचार इस बीच में और बढ़ा है। कोरोना को भी हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की गई। सब लोग जानते हैं तबलीगी जमात वाले प्रसंग को। तो ये जो हिंदूकरण है, हिंदूकरण के नाम पर समाज में किस चीज को प्रश्रय मिला? आइडियोलॉजिकली कौन सी चीज पैदा हुई? सेल्फ वायलेंस। जब आप हिंदू बनने जाते हैं और हिंदू बनाने जाते हैं, हिंदू की तरह सोचने जाते हैं, हिंदू की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आप वायलेंस और सिर्फ वायलेंस पैदा करते हैं अपने मन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, लोगों के विचारों के अंदर, और समाज में फिजिकल वायलेंस को आप मदद करते हैं। और यही वह प्रक्रिया है जिसने कि नरेंद्र मोदी को और ज्यादा हिंदुत्व की तरफ ठेला है, तैयार किया है उसके लिए।
और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को सिर्फ आपने जनता तक सीमित नहीं रखा। यह हिंदूकरण जो हुआ, उस हिंदूकरण को आपने एक राजनीतिक नाम दिया, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। और इस राष्ट्रवाद को जब आपने प्रचारित किया तो इसके टारगेट पर रखा, इसके लक्ष्य पर जनता तो थी, लेकिन इसके लक्ष्य पर खास तौर पर सैन्य बल, अर्धसैन्य बल। सो एक नई चीज पैदा हुई, और राष्ट्रवाद के साथ में सैन्यवाद। और अब कोई भी चीज आप न तो राष्ट्रवाद की आलोचना कर सकते हैं, ना आप हिंदूकरण की आलोचना कर सकते हैं, ना हिंदुत्व की आलोचना कर सकते हैं। अगर सेना कोई गलती करे या सेना के बारे में आलोचना कर सकते हैं। अब आप अवशब्द हैं किसके लिए? सेना सही, हिंदू सही, हिंदूकरण सही, हिंदुओं के नाम पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ, निर्दोष लोगों के खिलाफ जो हिंसाचार है वो सही। यानी हिंदूकरण का जो सिद्धांत आया, उसने मैं सही, हिंदुत्व सही और बाकी सब गलत। बाकी सब गलत का मतलब हिंदुत्व सही और लोकतंत्र गलत। मुझे हिंदुत्व चाहिए, लोकतंत्र नहीं चाहिए। मुझे हिंदुत्व चाहिए, धर्मनिरपेक्षता नहीं चाहिए। हमारे यहां लोकतंत्र की, संविधान की बुनियाद थी धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मान्यताएं और मर्यादाएं और मूल्य। तो हिंदुत्व के नाम पर इन तीनों चीजों को, यानी संविधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, इन तीनों चीजों को एक सिरे से रौंदा गया और हाशिए पर डाल दिया गया। और अब ताकत पर कौन है? हिंदुत्व और हिंदुत्व के रखवाले। कल तक 2014 के पहले तक हिंदुस्तान में लोकतंत्र ताकतवर हुआ करता था, संविधान ताकतवर हुआ करता था, संवैधानिक संस्थाएं ताकतवर हुआ करती थीं। लेकिन पिछले 6 साल का जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो ये कि अब हिंदुत्व और हिंदूकरण सबसे ताकतवर प्रक्रिया है। और इसकी जड़ें कितनी खोखली हैं। आज स्थिति यह है कि पूरे देश की इकोनॉमी 2% जीडीपी के नीचे चली गई है। तो आप जितना हिंदूकरण कीजिएगा और आप जितना हिंदुओं की दृष्टि से और हिंदू के नजरिए से हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप तय मानिए उतना ही आप सेल्फ वायलेंस के शिकार बनेंगे, इकोनॉमी के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के शिकार बनेंगे। यानी आप देश की उतनी ही ज्यादा क्षति करेंगे। तो हिंदूकरण का विचार सामाजिक विभाजन का विचार है, वो सामाजिक एकीकरण का विचार नहीं है। हिंदूकरण का विचार भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने का विचार है। और ये पिछले 6 साल के अनुभव ने ये चीज पुष्ट की है। कोरोना तो कल आया, 4 महीने हुए कोरोना को आए। इंडियन इकोनॉमी तो नोटबंदी के साथ ही जय श्री राम करके ध्वस्त कर दी गई, रिकवरी नहीं हुई है उसकी। सारे के सारे लोग जो हिंदूकरण की प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, वे बाजार की, उद्योग की, बेरोजगारों की, खेतिहर मजदूरों की, नौजवानों की, शिक्षा संस्थानों की तबाही को देखने के लिए तैयार नहीं है। उनकी नजर में सिर्फ एक ही चीज है, एक ही नशा है, वो हिंदुत्व का नशा। और ये बहुत खतरनाक चीज है, ये बहुत खतरनाक चीज है। हिंदुत्व रहे विचारधारा के तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह एक अफीम के नशे में कन्वर्ट हो जाए, ये तो बहुत खतरनाक बात है। हिंदुस्तान की जनता को हिंदुओं से कोई खतरा नहीं है, हिंदुस्तान के हिंदुओं को किसी से कोई खतरा नहीं है। किससे खतरा है? हिंदुस्तान के हिंदुओं को, हिंदुस्तान की जनता को खतरा अगर किसी से है तो वो बीजेपी की सरकार से खतरा है। हिंदुस्तान के हिंदुओं का सबसे अधिक आर्थिक नुकसान किसने किया? पिछले 6 साल में सबसे अधिक आर्थिक क्षति किसकी हुई और किसने की? मसलन जो 15 करोड़ लोग जो नौकरी से
विभिन्न किस्म के रोजगार के धंधों से पिछले 4 महीने में नौकरी से निकाल दिए गए, सड़क पर आ गए। उनमें अधिकतर कौन लोग हैं? उनमें अधिकतर हिंदू हैं। ये वे हिंदू हैं जो हिंदूकरण की प्रक्रिया के शिकार बने हैं। और हिंदूकरण की प्रक्रिया का मतलब है दिशाहीन राजनीति और अराजक राजनीति। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी, मैं उन्हें अराजक राजनीति का एक तरह से जनप्रिय नायक मानता हूं। अराजक राजनीति का उन्होंने जो मुहावरा विकसित किया है, वो वह मुहावरा नहीं है जो कि वो कन्विंस करके विकसित किया है। उन्होंने लोगों के पहले जेहन में उतारा गया कि मोदी नहीं तो देश नहीं, और मोदी आएंगे तो सबके एकदम दुख दर्द दूर कर देंगे। लेकिन आज स्थिति है कि मोदी आ गए, एक बार नहीं दूसरी बार भी आ गए, और जनता की रग रग में दर्द है। कोई क्षेत्र नहीं है जो कि इस दर्द से कराहता ना हो। सिर्फ एक ही वर्ग है जो इस दर्द से कराहता नहीं है। एक ही वर्ग है, बीजेपी के लोग। बीजेपी के जो समर्थक हैं वो इस दर्द को महसूस नहीं करते। जो हिंदुस्तान के अमीर लोग हैं, कारखानेदार हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, जो बैंकों से करोड़ों का कर्ज लेकर भाग गए हैं, वे लोग हैं, वे मोदी से खुश हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है उन लोगों के लिए जिनकी संख्या 130 करोड़ के करीब है। और खुश लोग कौन है? सिर्फ 5 करोड़ लोग। अब आप तय कर लीजिए कि हिंदूकरण किसके लिए है? बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए या अल्पसंख्यक ये जो कारखानेदार हैं, जो बैंक से कर्ज लेकर खा जाने वाले लोग हैं, ये दलाल लोग हैं, ये तमाम किस्म के बिल्डर हैं, जो माफिया हैं, उनके लिए है ये। सो नई जो चुनौती है वो कहां है? अराजकता की जो पॉलिटिक्स की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी, आज वह पूरे देश में बड़ी शान से फल फूल रही है उसकी खेती। और उसकी फसल कौन लोग काट रहे हैं? उनकी फसल वे लोग काट रहे हैं जो कि राजनीति में एकदम, जिन्होंने किसी भी किस्म की नीति का, संसदीय मान्यता का और मूल्यों का अनुकरण नहीं किया। उसमें नीतीश कुमार सबसे पहले आते हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दूसरे नंबर पर आते हैं। हम में से अधिकतर लोग ये बात देखने के लिए तैयार नहीं है कि सामने जो तबाही हो चुकी है, वो तबाही क्या है। जो लोग यहां पर भी, जो लोग असहमत हो रहे हैं, असहमत होना बुरी बात नहीं है, होना चाहिए असहमत। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप असहमति के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा लगा सकते हैं, जो कि आपने किया। आसाम में 145 लोग राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में फंसा दिए गए। जो लोग दिल्ली में दंगों में शामिल नहीं थे, जिनको कोई लेना देना नहीं था, जो सबसे बड़ी चिंता की चीज है, अराजकता की राजनीति करते समय एक जनप्रियता का ऊपरी आवरण डाला गया, और उस आवरण के आड़ में सांप्रदायिक राजनीति की गई और अर्थव्यवस्था की गहरी क्षति की गई। और नटशेल में यही नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसीलिए मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भारतीय समाज के लिए और भारतीय राजनीति के लिए कैंसर हैं। ये जब तक रहेंगे, आप तय मानिए, आप इसी तरह लुटते रहेंगे और पिटते रहेंगे। हम लोग बोलेंगे, कोई सुनेगा नहीं हमारी, कोई मानेगा नहीं। क्योंकि एक जमाने में हिटलर जब तक पूरी दुनिया में विध्वंस नहीं कर दिया और जर्मनी की जनता का पूरा सर्वनाश नहीं कर दिया, जर्मनी में कोई युद्ध में झोंकने के बावजूद भी जर्मनी की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी कि हिटलर गलत है। नरेंद्र मोदी ने प्रोपेगेंडा का जो नशा सामान्य लोगों में, जो शिक्षित लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनमें जो उसका असर छोड़ा है, वो असर बहुत खतरनाक है। और उस असर को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, लोगों के बीच में जाएं, लोगों से बात करें, लोगों को समझाएं कि आप लोग बीजेपी की रैली में मत जाओ,
आप लोग बीजेपी की बात मत मानो, जो सामने देख रहे हो उसे मानो। सामने क्या दिखाई दे रहा है? सामने दिखाई दे रहा है कि आपके मोहल्ले की दुकान पिछले 3 महीने से नहीं खुली। सामने दिखाई दे रहा है कि आपके मोहल्ले में जो कपड़े की दुकान है उसका दुकानदार पिछले 3 महीने से कोई बिजनेस नहीं कर पाया है। ये जानो। ये भूल जाओ कि व्हाट्सएप में बीजेपी ने क्या मैसेज दिया है। ये भूल जाओ कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जब बोलें, नीतीश कुमार जब बोलें, तो स्विच ऑफ कर दो। जनता ने प्रतिवाद किया था फ्रांस में, टेलीविजन के स्विच ऑफ कर दिए गए। आप टेलीविजन के स्विच ऑफ कर दीजिए जब नरेंद्र मोदी बोलते हो, तो नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी पराजय होगी। नरेंद्र मोदी के मीडिया के स्विच जब तक आप ऑन करके देखते रहेंगे, आप तय मानिए, जब तक आप उसके यूट्यूब में वीडियो देखते रहेंगे, आप तय मानिए नरेंद्र मोदी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। नरेंद्र मोदी से बचने का एक ही तरीका है, नरेंद्र मोदी की वेबसाइट पर जाना बंद कर दो। नरेंद्र मोदी के विचारों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज को आप रिसीव ही ना करें। आप देखिए, आप ये सामान्य सी चीजें लागू करके देखिए, आप कितनी चैन से रहते हैं और नरेंद्र मोदी को कितनी बेचैनी होती है। नरेंद्र मोदी को बेचैनी कब होती है? जब नरेंद्र मोदी को कोई नहीं देखता। आप जब देखते हैं तो आपके अंदर बेचैनी आ जाती है। नरेंद्र मोदी मस्त है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए नरेंद्र मोदी बेचैन हो, उसकी मस्ती गायब हो जाए। और उसकी मस्ती गायब करने के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी का हर स्तर पर प्रतिवाद किया जाए। और प्रतिवाद क्या है? स्विच ऑफ और स्विच ऑन। नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो स्विच ऑफ रहेंगे, और जनता के प्रतिनिधि जब बोलेंगे तो स्विच ऑन रहेंगे। बीजेपी के लोग जब घर आएंगे आपसे वोट मांगने के लिए, कहने के लिए, मिलने के लिए, तो आप कहिए कि हमें नहीं मिलना, हमें नहीं सुनना। जब तक आप बीजेपी का बहिष्कार नहीं करेंगे, आप तय मानिए, आप तय मानिए, आप उनके प्रलोभन में और मैनिपुलेशन में फंसते रहेंगे। आपने परख के देख लिया है, 6 साल हो गए हैं। अब परखने के लिए क्या अब नर्क में जाना बाकी है? रो रो नर्क में फेंक दिया है देश को। अभी भी समझिए। और सिर्फ एक चीज, आप अपनी तरफ से बीजेपी की बात सुनना बंद कर दीजिए। और आप जब बात सुनना बंद कर देंगे, आप तय मानिए बीजेपी का पूरा तंत्र लड़खड़ा के गिर पड़ेगा। और जो लोग वामपंथी लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे सामान्य लोगों के बीच में जाएं और उनको बताएं कि बीजेपी ने क्षति क्या की है। सिर्फ बार बार उसे बताया जाना चाहिए, बिना विश्राम के बताया जाना चाहिए, क्योंकि अनवरत प्रचार चल रहा है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि बीजेपी ने एक ही अच्छा काम किया कि पूरे देश को अराजकता में झोंक दिया है, पूरे देश को आर्थिक अराजकता में झोंक दिया है। और यही नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी देश की बुरी सेवा की है, अच्छी सेवा नहीं है। आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।